मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित गुजरात के राज्यपाल आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी, मैडम लेडी गवर्नर श्रीमती दर्शना देवी जी, यहाँ उपस्थित पद्म पुरस्कारों से पुरस्कृत सभी बहनों और भाइयों, हरे कृष्णा ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन श्री सावजी भाई ढोलकिया जी, हरे कृष्णा ग्रुप परिवार के अन्य सदस्यगण, श्रीमती गौरी बहन जी, श्री हिम्मत भाई जी, श्री तुलसी भाई जी, श्री रामाकृष्णा समूह के चेयरमैन श्री गोविंद भाई ढोलकिया जी, श्री घनश्याम जी, ये भी हमारे हरे कृष्णा ग्रुप के हैं, अन्य गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, जिन महानुभावों को पुरस्कृत करने का मुझे सौभाग्य मिला था और वो सौभाग्य मिला था मात्र 1 मिनट का, शायद उससे भी कम। बात सच है ना? वो 1 मिनट में क्या होता है, बताया जाता है कि किस क्षेत्र में इन्होंने विशिष्ट कार्य किया है। वो आते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं और चले जाते हैं। बस केवल उनकी जो शक्ल है वो ध्यान में रहती है कि कौन कौन लोग आए थे। उस दृष्टि से मैं सावजी भाई ढोलकिया का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार इसलिए कि पिछले 5 वर्षों में 3 वर्षों तक लगातार मैंने पद्म पुरस्कार दिए और 2 वर्ष तो कोरोना में निकल गए, लेकिन उन 3 वर्षों में हमने 5 वर्षों के पुरस्कार दिए थे। लेकिन जो 2020 के हैं ना आप लोग, 22 अंतिम वर्ष का, 2022 में देने वाले जो 128 लगभग करीब थे, उसमें जितने भी यहाँ पर आए हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन इसलिए करता हूँ कि कम से कम आज मेरी मेमोरी को उन्होंने रिफ्रेश करने का एक मौका दे दिया कि भाई इन्हीं लोगों को हमने पुरस्कार दिए थे। सावजी भाई, सही मायने में आपने इतिहास रचा है। और जैसे कि राज्यपाल महोदय बता रहे थे, ये बात सच है। मैं ऑथेंटिकली कह सकता हूँ कि देश में ऐसी अभी तक कोई परंपरा नहीं पड़ी है जिसमें कि जिन पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची बनाई गई हो, उनका अलग से सम्मेलन किया गया हो और उसमें उस राष्ट्रपति को बुलाया गया हो जिसने खुद दिए हो। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस इतिहास जो इन्होंने रचा है इस परिवार ने, उसका मैं साक्षी बना। सही मायने में जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उद्योगपति, बड़े घराने के, ट्रेड बिजनेस में लगे हुए, उनके बारे में पूरे देश में एक विचार बना हुआ है। और विचार ये बना हुआ है कि ये कौम सबसे अधिक स्वार्थी होती है, सबसे अधिक। समाज में जितने भी वर्ग हैं, उन सब में यदि स्वार्थ वाली कम्युनिटी कही जाए या कौम कही जाए तो वो व्यापारी वर्ग कहा जाता है। मेरे इस 5 वर्ष के दौरान मैंने इस देश के जितने भी प्रतिष्ठित घराने हैं, सबसे कहीं ना कहीं मुलाकात। अब वो
नाम लेना उचित नहीं लगता, लेकिन मैंने इतना संकेत दे दिया कि जितने भी बड़े घराने हैं जिनके लोग नाम लेते रहते हैं, प्रायः उनको कोसने में, उनको गालियां देने में, उनकी तारीफ करने में, वो सब लोग मिले, लेकिन ये मानवता के प्रति जो भावना होती है कि भाई समाज ने जो कुछ दिया है हमें, देश ने जो कुछ हमें दिया है, वो मेरे ऊपर एक ऋण है, और उस ऋण को हम कैसे चुकता करें, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है। और ढोलकिया परिवार ने जो सोचा है, जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे उत्तम कार्य और कोई नहीं हो सकता। इन्होंने हम सबके सामने एक मिसाल पेश की, आपके सामने भी, हमारे सामने भी। मैं भी अपने को मानता हूँ कि मुझे समाज को, ठीक है जो होता है देते हैं, लेकिन और देना चाहिए। आज जो मैं दे सकता हूँ, अब वो इसी रूप में दे सकता हूँ। कई रूप हो सकते हैं। एक रूप ये भी है कि आप सब लोगों का उत्साह बढ़ाएं और आज आकर के इस कार्यक्रम में शामिल होना, ये भी मैं इसको मानता हूँ कि मैं अपनी ओर से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। लेकिन मैं सही मायने में गुजरात की धरती का सबसे बड़ी पानी की समस्या, गुजरात के लिए यदि कोसा जाता था, कोसा जिसको कहते हैं कि ये एक अशुभ लक्षण माना जाता था कि पानी की यहाँ पर बहुत कमी है, प्रत्येक क्षेत्र से, देश के प्रत्येक क्षेत्र से। और शायद आप लोगों को, जो हमारे पुरस्कार विजेता है, इनको चूँकि बाहर से आए हुए हैं, इनको शायद जानकारी नहीं होगी। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इस क्षेत्र में बहुत कई सरकारें आईं और कई लोगों ने तरह तरह के, और जब मैं भी पहले आता था तो मैं पूछता था कि भाई ये मैं अहमदाबाद से चलता हूँ और सौराष्ट्र जाता हूँ, ये बीच में हमें बताइए पाइपलाइन क्यों डाली गई, और खेतों से होकर के जाते। आज भी है, आप देखेंगे कभी बाई रोड चलेंगे तो आपको बड़े बड़े पाइप और वो उसके दिखाई पड़ते खेतों में। तो ये बताया गया कि भावनगर, सौराष्ट्र, जामनगर, इस इलाके में, ये अमरेली भी शामिल है, पानी की बहुत किल्लत है, पीने की पानी की। अगर पीने की पानी मिलेगी तो आदमी जिंदा रह सकता है, और पानी पीने का ना मिले और केवल जानवरों के लिए मिले तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, तो पशु कैसे जिंदा रहेंगे? पशुओं को पालने वाला कौन होगा? और उस संबंध में ये कई योजनाएं चली, लेकिन इस योजना का लाभ जो है, मुझे लगता है शायद आज हम लोग बैठे हैं, इसका हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 5 वर्ष बाद ये क्षेत्र जो 18 किलोमीटर की जो नदी, सूखी नदी जिसको हम सीजनल रिवर कहते हैं, वो आती है, पानी बहता हुआ चला जाता, समुद्र में गिर जाता है, और यहाँ की जो मिट्टी है, खेती की मिट्टी, उर्वरक मिट्टी, वो भी अपने साथ में बहा के लेके जाती है। अभी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी 5 या 10 वर्षों बाद मुझे लगता है कि शायद ये अमरेली 18 किलोमीटर की जो ये लंबी नदी है, और इसके बन जाने से अमरेली और ये शायद तालुका, क्या लाठी था ऐसा, ये तालुका और ये पूरा क्षेत्र अमरेली ज़िले का, मुझे लगता है कि खेती से भरपूर धन धान्य होगा। शायद ये एक मॉडल बनने वाला है, न केवल गुजरात के लिए बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों के लिए। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय प्रशासनिक क्षमता के अतिरिक्त यदि इन्होंने और कोई बीड़ा उठाया है तो वो है प्राकृतिक खेती का। प्राकृतिक खेती, मैं भी जब आता हूँ तो मैं इनसे समझने की कोशिश करता रहता हूँ कि एक जो खेती यूरिया, फर्टिलाइज़र उसके बेस पर चलती है, एक दूसरी खेती जो अभी उसका नया प्रचलन शुरू हुआ है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, और उससे भी बढ़कर के उत्तम खेती की जो प्रचलन है, विधि है, वो है प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती। और वो नेचुरल खेती का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, वो सही मायने में उनको मैं ये हमारी जो प्राकृतिक खेती है उसका मैं उनको प्रणेता मानता हूँ।
और इसीलिए मैं अभी जब कल यहाँ आया तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आचार्य जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी जन्म स्थिति जो कानपुर देहात है, जन्म स्थल कानपुर देहात है, वहाँ पर भी चलने की कृपा करिए। और उन्होंने स्वीकार किया, सार स्वीकार किया। उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन ये जो माहौल जो बन रहा है देश में, एक अच्छा माहौल और प्रकृति के साथ जीने का माहौल, ये जो कोरोना पर आया था ना, कोरोना का मूल कारण ये था कि जितने प्रकृति से हम जितनी दूर होते जा रहे हैं, दूरी होती जा रही है, उसका प्रमुख कारण कोरोना था। लोग कहते हैं 100 वर्षों बाद। बहुत अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग, 100 वर्षों बाद आया। नहीं तो जिस मनुष्य की बात कर रहे हैं, ये मनुष्य की और अगर हलचल बढ़ जाती तो शायद ये 50 वर्षों में ही पहले आ जाता। और ये प्राणवायु जिसका उल्लेख राज्यपाल महोदय ने किया, वो प्राणवायु थी। प्राणवायु तो समझते हैं ना, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन का स्केर्सिटी थी, कमी थी। उसी की वजह से पूरी त्राही हो रही थी पूरी दुनिया में। अभी जो एक हमारा घनश्याम भाई शायद उसका नाम है, उसने अपने एक उद्बोधन में कहा कि आगामी विश्व युद्ध जल पर होने वाला है। ये बात सच है। इसलिए एक चेतावनी, उसको चेतावनी मान करके चलिए। जल का दुरुपयोग और प्रकृति से दूर, ये जितना हम दूर होते रहेंगे और जल का जितना हम दुरुपयोग करते रहेंगे, वो मान लीजिए कि वो दूर नहीं है। लेकिन आज मैं मानता हूँ कि सरकार, भारत सरकार सही मायने में ये गुजरात की धरती, बापू की धरती, जिनको महात्मा गांधी कहते हैं, आज़ादी के प्रणेता थे, सरदार पटेल की धरती, स्वामी दयानंद की धरती, और इसी से दो प्रधानमंत्री इस गुजरात की भूमि से, पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई, और मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनके निजी सचिव के रूप में कार्य करने का मौका मिला था। और दूसरे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी गुजरात की धरती से, लेकिन गुजरात की धरती में पैदा हुए, उनकी कर्मस्थली यहाँ हुई, लेकिन वो हमारा जो मूल प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ के प्रतिनिधि बनने के लिए चले गए। और ये उनकी भावना केवल ये कि पूरे राष्ट्र, यदि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ योगदान दे सकता हूँ देश के, तो अपना प्रदेश को तो हमने योगदान दिया है, आगे भी देते रहेंगे। जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से, उस प्रदेश को भी यदि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो ये उनका अहोभाग्य होगा, और इस नीयत से वहाँ गए। लेकिन आज मैं देखता हूँ वो आगे चल कर के भारत का भविष्य उज्जवल हो रहा है। आज मैं यहाँ पूर्व राष्ट्रपति के उसमें नहीं, ना मैं कभी, ये हम लोगों की मर्यादा होती है जो राष्ट्रपति रह चुके होते हैं कि हम राजनीतिक वक्तव्य और राजनीति से दूर दूर रहते हैं। रहना भी चाहिए, एक हमारी मर्यादा है। लेकिन आखिर देश के लिए जो अच्छा हो तो अच्छी बात तो करनी चाहिए भाई। और आज मैं देख रहा हूँ, जब मैं सुनता हूँ, कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि भाई भारत विश्व की महान शक्ति कब बनेगा, बनने की राह पर है, विश्व गुरु, एक शब्द आता है, विश्व गुरु बनने की राह पर है। तो मैं भी सोचता हूँ कि भाई विश्व गुरु क्या हो सकता है, वो क्या स्थिति होगी जब विश्व गुरु बनेगा। शायद ऐसी कल्पना होगी लोगों की कि एक समय आएगा जबकि भारत में पूरी दुनिया की सरकार जो चलेगी वो भारत से चलेगी, यहाँ पर इंटरनेशनल कैपिटल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बनेगी भारत में, यहाँ से संचालन होगा। ऐसी कल्पना शायद कोई सोच रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है उसका जो कार्य रूप है विश्व शक्ति का, आज आर्थिक दृष्टि से भारत 5वीं आर्थिक शक्ति बना हुआ है। और ये
हमारे न केवल देश के बल्कि IMF, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यूएनओ की संस्था है, और उन लोगों का प्रेडिक्शंस है कि भाई अगले आप 3 वर्षों में, 2.5-3 वर्षों में भारत जो है वो देश की 5वीं अर्थव्यवस्था से बढ़कर के आप 3री अर्थव्यवस्था पर पहुंच जाओगे। और इसका श्रेय कोई नरेंद्र मोदी को जाएगा ऐसा नहीं है, उसका श्रेय जाएगा तो आप सबको जाएगा, सावजी भाई ढोलकिया को जाएगा, अमरेली जिले को जाएगा, और ये जो हमारे पद्म पुरस्कार विजेता है ना, इनको जाएगा। वो इसलिए जाएगा, जब आप विश्व शक्ति, महाशक्ति की कल्पना करते हैं भारत के बारे में, तो यही तो है, यही विश्व गुरु है। आज अगर G20 की अध्यक्षता आपको मिली है, G20 में हम जानते हैं वो जो मैं आर्थिक दृष्टि से 5वीं महाशक्ति बना है भारत, उसमें हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया, हमने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। आखिर ये महाशक्तियाँ थीं, आर्थिक शक्तियाँ, उनको पीछे छोड़ दिया। अभी जो 3री शक्ति बनने वाली है, उसमें 3री शक्ति में जो रसिया है, USSR, वो पीछे छूट जाएगा, केवल अमेरिका और चाइना बनेगा, और 3रा इंडिया बनेगा। अब एक मैं उदाहरण आप सबके सामने रखता हूँ। जब लोग कहते हैं कि नहीं हम विश्व शक्ति, महाविश्व शक्ति बनने की राह पर हैं अगले 10 साल में, अगले 15 साल में, तो मैं उनको कहता हूं कि जरा ठहर के सोचो जरा इसमें। क्या सोचना है? सोचना ये है कि आप विश्व की आर्थिक महाशक्ति 2-3 वर्ष में बनने जा रहे हैं, आज 5वीं आर्थिक महाशक्ति। महाशक्ति का अभिप्राय क्या होता है? विश्व गुरु का अभिप्राय क्या होता है? आज यदि यूक्रेन और रसिया का 1 साल से ज़्यादा का युद्ध चल रहा, और हमारी जो चेन सप्लाई है, सप्लाई चेन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्त व्यस्त हो गई है। किसी कंट्री में पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हो गए हैं, किसी में सस्ते हो गए हैं, किसी को मिल नहीं रहा है। ये एक इंटरनेशनल नेसेसिटी है जिस पर कि सब लोग, भारत में वो परेशानी नहीं है। और एक अभी जो युद्ध चल रहा था 1 वर्ष से, आपने देखा था यूक्रेन में हमारे बच्चे, बेटे और बेटियां 23,000 वहाँ पर जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लगे थे। 23,000 बहुत होता है। और वो 23,000 न केवल इंडिया के बच्चे थे, बल्कि 23,000 के अतिरिक्त चाइना के भी थे, रसिया के तो थे, उनकी बात छोड़ो, लेकिन अमेरिका के भी थे और फ्रांस के भी थे, जर्मनी के, इंग्लैंड के, सभी बच्चे थे। वहाँ पर पढ़ाई कब सस्ती और विशेष, जैसे इंडिया में हम देखते हैं ना, एक जगह है राजस्थान में कोटा, वो कोटा के में सब लोग जाते हैं। कुछ विशेषता है वहाँ की, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन एक ब्रांड नेम बन गया है कि कोटा, बच्चा हमारा 10+2 पढ़ेगा, कोटा उसको भेज दो, वहाँ ट्यूशन मिलेगा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, और उसमें निकल जाएगा। इसी प्रकार से यूक्रेन का एक ब्रांड कंट्री बन गया था। और उसमें जब युद्ध चल रहा है, युद्ध क्या, विश्व युद्ध चल रहा है, उस विश्व युद्ध के बीच में अपने अपने देश के बच्चों को वापस बुलाने के, उनके माँ बाप के उनके स्थान पर कोई भी होता, हम भी होते, तो हाँ, दिल पे हाथ रख कर के पूछते कि भाई क्या हमारी हालत होगी, जिनको हमने स्टडी के लिए भेजा और वो पता लगे कि वहाँ फंस गए और आए तो उनका हमें जिंदा मुंह देखने का नहीं मिला, शायद क्या स्थिति होती। उस स्थिति से निपटने के लिए यदि इस देश के प्रधानमंत्री ने मुख्य भूमिका अपनाई और दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की और उनको कहा कि भाई आप 24 घंटे के लिए सीज़ फायर करने दो, और वो सीज़ फायर में हम 23,000 बच्चों को हम निकाल लेंगे, और उसकी कितनी व्यवस्था हुई, वो 24 घंटे के लिए सीज़ फायर हुआ। भारत के जितने बच्चे थे, हमारे 23,000 बच्चे, उनको यूक्रेन से बाहर निकाला और इधर उधर कंट्रीज़ में करके और विशेष फ्लाइट्स भेज करके
हमने धीरे धीरे सारे बच्चे हमारे सकुशल आ गए। अब मैं यहाँ एक सवाल आप सबके सामने पूछता हूँ और देश के लोगों से पूछता हूँ, और जबकि वो स्थिति जब अमेरिका के बच्चे थे, चाइना के बच्चे थे, फ्रांस के बच्चे थे, उन सब के कंट्रीज़ ने उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा, माँ बाप को कहा कि भाई, माँ बाप को कहा कि आपने भेजे थे ना बच्चे, सरकार से तो पूछ के नहीं भेजा था, तो आपने भेजा तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आप कैसे उनको वापस बुलाओगे? रिस्क लेना है तो आप लीजिए, हम नहीं कर सकते, हम किसी कंट्री से बात नहीं कर सकते। अब ये दोनों देश के बीच में यदि राष्ट्रपतियों की बात कोई मान ले तो उस कंट्री को आप क्या कहेंगे? विश्व गुरु कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वैश्विक महाशक्ति कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज़ ने सबने हाथ खड़े कर दिए थे और उनके लिए विशेष व्यवस्था करके हमारे यहाँ आ गए, बच्चे लौट आए। उसके बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ G7 का, उसमें ये बात उठी कि भाई क्या किया जाए, सलूशन क्या है इसका। सारे कंट्रीज़ बैठे और सब ने यही कहा कि नहीं, यूक्रेन को बंद करना चाहिए अपनी ओर से, किसी ने कहा पुतिन को बंद करना चाहिए, सब एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सबका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और 140 करोड़ भारत की जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये सुझाव दिया, डायलॉग इज द ओनली वे आउट, केवल बातचीत ही इसका समाधान है इस विश्व युद्ध का। और मुझे लगता है उनकी बात को कई कंट्रीज़ ने दोहराया और उन्होंने कहा कि सलूशन, अगर समाधान निकल सकता है विश्व युद्ध का तो केवल यही निकल सकता है। उनकी बात को माना गया, कई कंट्रीज़ ने बाद में दोहराया। मैं उस पर विशेष रूप से नहीं जाना चाहता, लेकिन एक दो मैंने उदाहरण दिए हैं केवल। ये आज उसी से जोड़ करके मैं रख रहा हूँ कि प्रकृति का जो दोहन हम करते जा रहे हैं, प्रकृति को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, ये प्रकृति के दोहन को बंद करना और उससे क्या क्या लाभ हो सकता है पूरी मानवता को, उसका उदाहरण जो ढोलकिया परिवार ने दिया है। ये मुझे रास्ते में बता रहे थे, ये चेक डैम बनेगा, ये बनेगा, तो उसी समय मैंने एक सुझाव दिया था कि भाई आप इसको, ये आपका सेंट्रली लोकेटेड है अमरेली जिला, इसके गिर अगर जाएंगे, गिर जहाँ पर लायन और टाइगर्स मिलते हैं, वो केवल 60 किलोमीटर है। राजकोट, जामनगर, सोमनाथ, ये सभी, तो आप इसको क्यों नहीं ये मान करके चलते हैं कि आप इसको एक अगर टूरिस्ट स्पॉट बनाएं इस ज़िले को, तो आपका कहीं और इसके आसपास कम से कम 300 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर के आसपास कहीं एयरपोर्ट नहीं है। इस एयरपोर्ट को डेवलप करिए। आपका ये जो आप ये आप चेक डैम बना रहे हैं, पानी का संचय कर रहे हैं, इससे 18 किलोमीटर से जो अमरेली की भूमि को जो जल मिलेगा, यहाँ वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, तो इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना करके और इसी के आसपास आप ये सर्विसेज उपलब्ध हो जाएंगे, तो मुझे लगता है इस पूरे क्षेत्र का बहुत विकास होगा, बहुत विकास होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये क्षेत्र न केवल यहाँ के लिए मॉडल बनेगा, न केवल गुजरात के लिए मॉडल बनेगा, बल्कि पूरे देश के लिए मॉडल बनने जा रहा। ये बात सच है। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं पुरस्कार विजेता, और मैंने इनसे अनुरोध किया कि वे जितने पुरस्कार विजेता हैं उन सब पर आप छोड़िए। अगर उन सब की इच्छा है कि हम प्रत्येक वर्ष मिलें तो ज़रूर मिलना चाहिए। कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी बाद में आती है, पहले उनको जिम्मेदारी दीजिए। पहले उनकी स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला है हमारे पुरस्कार विजेताओं का, वो अधिकार मत छीनिए, उनको दीजिए। हमारे बहुत सक्षम यहाँ पर बैठे हैं जो नहीं भी आ सके, और ये यदि परंपरा पड़ेगी तो मैं कोशिश करूँगा कि पिछले 5 वर्षों में जिन पुरस्कार विजेताओं को, वो लगभग शायद 700 के करीब होंगे, और उन सब का एक सम्मेलन मैं भी आयोजित करने के लिए व्यवस्था करूँगा। और उस
उस महासम्मेलन में केवल एक दूसरे की बात को सुनना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने पद्म विजेताओं ने जो काम किया है, देश के लिए एक मॉडल दिया है, परिश्रम किया है, आपने मानवता के लिए काम किया है, अपने लिए नहीं काम किया। अपने लिए तो सभी जिस ट्रेडर और बिजनेस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा था वो अधिकतर वही करते हैं, लेकिन यही एक ढोलकिया परिवार है जो आगे आया है, जो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे लाभ जो व्यापार से मिलता है वो तो लगाएंगे ही, अगर कभी नुकसान भी होगा तब भी हम ये काम जारी रखेंगे, इस काम में कोई कमी नहीं होगी। इतनी उदारता। मुझे लगता है कि बहुत सारे बिंदुओं पर हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रकाश डाला है, और मैं पुनः चाहूँगा कि इस प्रकार के आयोजन हों। आप सब लोगों को इस धरती पर, अमरेली में पहले भी आया हूँ, गुजरात के मुझे लगता है शायद हर ज़िला होगा जहाँ पर मेरा जाने का सौभाग्य मिला, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, तालुके इलाके तक नहीं पहुंच पाया, और इसलिए मैं ढोलकिया परिवार का आभारी हूं कि मुझे आप सब लोगों ने इस तालुके के, आसपास के गांवों के, और सबसे बड़ी बात ये जो महानुभाव हमारे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, पुरस्कार विजेता, पद्म पुरस्कार विजेता, इन सबसे मुलाकात कराने का, भेंट कराने का, दर्शन कराने का जो मुझे सौभाग्य दिया है, मैं उसके लिए आप सबको, विशेष करके ढोलकिया परिवार को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूँ। फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।